संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। पहले मैं जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उन सबको प्रणाम करते हुए कहूँगा, क्योंकि चाहे कोरोना काल हो या कोई भी स्थिति हो, उस समय पे जब आप जान पे खेल करके फील्ड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी कलम को ईमानदारी से लिखने का जो मापदा आपके अंदर है, मैं उस हौसले को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है अब कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बाहर हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नव गठित हुआ है वहां के अध्यक्ष, प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिलकर के। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक्ट सिटी रख दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक्ट सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी यहाँ पर कोई भी, आप देखिए नगर निगम का भी कोई, आप देखेंगे कोई सफाई अभियान चलता है, या कहीं भी आप किसी भी होटल या किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहां पे आपको कोरेक्स की बोतलों के डब्बे खाली खोके भरे पड़े मिले होंगे, जबकि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई कोरेक्स उपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिर ये यहाँ कैसे आ रही है? चलिए, कोई कह सकता है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की है, एक सेकंड के लिए। अब हमारे यहाँ के यहीं से उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिनसे बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों को, पर अब वो बची नहीं ज्यादा। वो गए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिड़गिड़ाने गए कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो इससे एक संकेत स्पष्ट है कि उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित रखना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है कि उत्तर प्रदेश के, इतना तो शायद मैं समझता हूँ डिप्टी सीएम साहब निश्चित ही जानते होंगे। कई बार के विधायक अनुभवी हम बोलते हैं, पर पता नहीं उनका अनुभव क्यों नहीं ऐसे मौके पर काम करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा की, तो या तो आप त्याग पत्र देकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए, या ये कह दीजिए कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम नहीं है किसी भी काम को यहाँ पे कर पाने के लिए, कानून व्यवस्था और नशे पे पाबंदी, तो फिर वैसा स्वीकार किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप देख लीजिए, हमारे ये पड़ोस का मऊगंज जो जिला है, वहां के विधायक तो पुलिस के सामने दंडवत होते हैं, जैसे श्री श्री को 1008 महाराज के सामने हम प्रणाम करते हैं, उस प्रकार से दंडवत होकर के बोलते हैं कि हम हमारी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। ये एक सामान्य स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब, पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहां तो सुना है कि गांव गांव शराब उपलब्ध है। एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है, और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं, इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। नहीं है, शब्दकोश में इसके है ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा सकूं। जो घटना भैरव भावा मंदिर पर हुई थी 21 अक्टूबर को, और इस घटना में एक नव जो दंपत्ति था जिसका नव विवाह हुआ था, शायद 6 माह पूर्व विवाह हुआ था, वहां पर पति को पत्नी के सामने बांध करके 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप वो गौर कीजिएगा कि दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म कैसे किया? अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो डरता है, गलत कार्य करके भागता है, लेकिन यहां पे दुष्कर्म कैसे होता है?
कि वो अपने मित्रों को फोन करता है और फोन करके बोलता है कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आ जाओ तो फायदे में रहो। मतलब उसके पास समय पर्याप्त है अपराध करने के लिए। पुलिस कलेक्टर का कहीं कोई भय नहीं है। वो अपने मित्रों को भी बुला रहा है कि तुम लोग आइए और तुम भी इसमें शामिल होइए। 8 लोग एक महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, उसके पति के सामने। इस घटना को किस शब्दों में बयान किया जाए? इस दर्द को मेरे को नहीं लगता कोई शब्द है बताने के लिए। सिंगल पुलिस का व्यक्ति इसमें लाइन अटैच नहीं हुआ, सिंगल। और जबकि मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, पुलिस ने जांच को दबाया। इन लोगों ने और भी ऐसे अपराध किए हैं, क्योंकि ये आदतन अपराधी थे। इनको पता था वहां पर ऐसे कपल्स आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं। वो तो इनने हिम्मत जुटाई, पुलिस थाने गए और जाकर के अपराध दर्ज करवाया। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाएगा तो इनके और भी अपराध निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो धमकी दी थी कि कलेक्टर एसपी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये कहा था। अब आप बताइए, ये अपराधियों के हौसले की मैं बात कर रहा हूं कि अपराध करने वाले तो सब जगह हैं, लेकिन यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि ना वो कलेक्टर को गिन रहे हैं, ना एसपी को गिन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से आते हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, भाग्य है उनका। लेकिन उन्हीं के सरकारी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल के अंदर एक बच्ची, इतना बड़ा आरोप लगा था। अब आरोप, आप देखिए अभी तक क्या होता था कि आरोप लगता था और इन्वेस्टिगेशन होती थी। लेकिन यहाँ के पुलिस अधीक्षक को बाबा बागेश्वर धाम की शक्तियां प्रदत्त हैं। वो पहले ही बता देते रेप नहीं हुआ है। भाई आपको कैसे ज्ञान हुआ? बाकी जगह तो आप एफआईआर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में आता है, यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया रेप नहीं हुआ है। आपने कैसे बता दिया भाई पुलिस अधीक्षक जी? और यदि आप सब बता ही सकते हैं तो थाने बंद करो, फिर पुलिस अधीक्षक को बैठा लो, उन्हीं को न्यायाधीश मठाधीश सब बना दो और वही बता दिया करेंगे कि कहां क्या हुआ और कहां नहीं हुआ है। फिर जांच की तो विषय खत्म हो गया। बच्ची ने आरोप लगाया, एक 13 साल की बच्ची झूठ बोलेगी क्या? हम छोटी बच्चियों को हमारे धर्म में ईश्वर देवी तुल्य मानते हैं, क्या 13 साल की बच्ची झूठ बोल रही है तो एसपी ये कह रहे हैं? और बच्ची के खुले आरोप में मीडिया के समक्ष भी लगाए गए हैं। साफ साफ कहा कि एक नहीं 4-4, 5-5 लोग थे, उसको किस प्रकार से अस्पताल से सुनियोजित तरीके से लेकर के गए। लेकिन एसपी साहब ने पहले ही जांच घोषित कर दी। एसपी तो यहाँ के न्यायाधीश बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब उनका प्रमोशन होना चाहिए, सीधे सीधे मांग की जानी चाहिए कि अब आपको हाईकोर्ट या कहीं प्रमोट कर दें, क्योंकि आप तो न्याय पहले दे रहे हो, आप तो ऑर्डर पहले निकाल दे रहे हो, जांच तो बाद में होती रहेगी। ये इस प्रकार की घटना यहाँ पर निरंतर हो रही है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है, अंदर की जो एक मामला है वो ये है कि जो डीन है, जो अधीक्षक जिनको कहते हैं, कोई मिश्रा जी हैं और ये इनके रिश्तेदार भी हैं। जो डिप्टी सीएम है उनके कहीं से रिश्तेदार हैं और उनको बचाने के लिए, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी तो सबसे पहले डीन की है कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहां के गृह जिले के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है तो नैतिक जिम्मेदारी तो डीन की आनी चाहिए। मैं बोलता हूं वो अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने का दायित्व उन्हीं का था और इस कारण उनको हटाया जाना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, सुना ऐसा है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होमों में रेफर कर दिया जाता है। नर्सिंग प्राइवेट होम में सबके में पार्टनरशिप किसकी है? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी की पार्टनरशिप। तो घूम फिर के मुनाफा किनको हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके रिश्तेदारों को मुनाफा हो रहा है। कई ऐसे हॉस्पिटल है जो मुझे यहाँ बताया, और इनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां घटिया क्वालिटी का इलाज होता है, बड़े पैमाने पे लूटा जाता है मरीजों को, और लूटने के बाद ये सारा पैसा 2 नंबर की कमाई। ये विषय मैं यहाँ आया उसके बाद मेरे संज्ञान में आया और मुझे थोड़ा इसको कहते हुए थोड़ा सा दुख भी है, शर्म भी है, और ये विषय मुझे छूता हुआ विषय, इसलिए मैं इसको रखना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ के कुछ 1-2 समाज सेवियों ने बताया कि रीवा जिले का जो भगवान परशुराम जी का मंदिर है, उस मंदिर को शासन के संरक्षण में और बीजेपी के संरक्षण में तोड़ दिया गया। मैं वहां दर्शन करने भी गया, दर्शन किया, और मैंने अंदर जाकर के देखा, बाउंड्री तो तोड़ी, अभी फिर से बना दी होगी बात अलग है, लेकिन अंदर जाकर के मैंने देखा कि जहां पे हनुमान जी, बजरंग बली जी की प्रतिमा है, जहां पर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा है, प्रतिमा को छोड़ करके ऊपर छत तोड़ दी गई है, जो कि अंदर है। अगर कभी 1 सेकंड के लिए मान ले एंक्रोचमेंट भी था, तो एंक्रोचमेंट साइड्स पे हो सकता है, कॉर्नर्स पे हो सकता है, बीचों बीच एंक्रोचमेंट नहीं होता। और दूसरी बात, क्या पूरा रीवा और मध्य प्रदेश अतिक्रमण मुक्त हो गया है क्या? ये भगवान राम के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं, जबकि वो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बजरंग बली का मंदिर तोड़ के भगवान राम को प्रसन्न करने चले हो क्या, मूर्खों?
एक बार ये तो बताइए। ये रीवा है, यहाँ आम जन तो सुरक्षित है नहीं, बीजेपी के विधायक दंडवत हो रहे हैं पुलिस के सामने, वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे, और यहाँ तो भगवान परशुराम और बजरंग बली भी सुरक्षित नहीं है। मुझे तो ये दुख है कहने के लिए, जबकि रीवा को ब्राह्मणों की राजधानी कहा जाता है। श्रीनिवास तिवारी जी का स्मरण होता है मुझे। यदि उन जैसा व्यक्ति आज होता, मुझे दुख है कि आज वो इस धरती पर नहीं है, यदि उन जैसा व्यक्ति होता शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं रीवा आऊंगा, तब जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से बन पड़ेगा मैं वो करूंगा, मंदिर के लिए करूंगा, और जो भी मेरे साथियों से भी बन पड़ेगा मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर काम करते हैं, धार्मिक भावना रखते हैं, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। अब जब भी आऊंगा मैं इसको करूंगा। और मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाकर, जब मिले तो पूछिएगा, ये मैंने बोला है। दूसरी बात, सभा के अंदर ऐलान किया गया, विधानसभा के अंदर बाकायदा हाउस में अभय मिश्रा जी भी थे हमारे साथ, और ऐलान किया गया कि अब चेक पोस्ट पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर दिएगा। धड़ाधड़ बीजेपी के विधायकों ने ऐसे तालियां बजाई जैसे बाबा क्या ऐतिहासिक कदम लिया। चेक पोस्ट तो बंद कर दिए, अब इन्हें नया क्रम चालू कर दिया रीवा से, वो है चेक पॉइंट का। चेक पोस्ट तो एक ही जगह होता था, चेक पॉइंट तो जहां चाहे एक उड़न दस्ता जाता है, वो कहीं पर भी चेक पॉइंट बनाया उसने, शुरू हो गया वसूली। जहां चाहे जैसे चाहे अब वसूली मनमाने पैमाने पर हो रही है, और ये आप लोगों से अछूता विषय नहीं है, क्योंकि आपने इसको बड़ी बेबाकी से उठाया है। तो यह स्थिति है ट्रांसपोर्ट विभाग की। अभी आपने हाल ही में एक बहुत बड़ा विषय देखा, अनुकंपा नियुक्ति में कैसे फर्जी लोगों को नौकरी दी गई। अब बताइए कि मरे हुए लोगों के साथ भी छल हो रहा है। जो व्यक्ति था जिसको आना चाहिए था, पात्र व्यक्ति, वो तो आया नहीं। एक मारा नहीं था तो आएगा केवल आईडी में मारा। मैं वही बता रहा हूँ, नौकरी कर रहा है, जब मरेगा तब ना उसका बारिश। पता ही नहीं कि वो व्यक्ति था भी कि नहीं। पहले तो वो नौकरी भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था ये नहीं पता, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद उसको कागजों पे मार दिया। शिक्षा विभाग का विषय है जो मैंने थोड़ी सी जानकारी ली, उसको कागजों पे मार दिया, और उसका नया कोई सुपुत्र या कोई बना दिया, उसको लेकर के नौकरी दे दी, अनुकंपा नियुक्ति दे दी फर्जी तरीके से। तो ये क्या चल रहा है यार? 6 प्रकरण सामने आ चुके हैं, और कम से कम मुझे लगता है सेंचुरी लगेगी रीवा में, 100 के ऊपर ऐसे प्रकरण जाएंगे। सही जांच होगी तो हम लोग मिलके अभय मिश्रा जी के नेतृत्व में और हमारे सब संगठन के लोग इस विषय को देंगे, हम लोग इसको सदन में भी इन सब विषयों को उठाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, एक बड़ा विषय और है जहां पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, यह है जो कॉर्पोरेट लूट जिसको कहेंगे, यह रीडेंसिफिकेशन का विषय है। और इसमें जो जमीनें करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीनें हैं, उसको बहुत ही सस्ते कौड़ियों के दाम पर सरकार द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है। और ऐसे कई सारे उदाहरण भी है, मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा, माननीय हमारे अध्यक्ष जी आपको उपलब्ध करवा देंगे, जहां पर जमीन की कीमत है 1800 करोड़, और इन्होंने यहाँ के जो बिल्डर है, चाहे समदड़िया हो चाहे अन्य बिल्डर है, उनको दे दी 50 से 80 करोड़ के बीच में। नए लोगों का पार्टिसिपेशन होने नहीं दे रहे, इस तरह की पॉलिसी बना दी है, क्योंकि नए लोग आएंगे तो भाई सरकार की जो मार्केट रेट की वैल्यू होगी उस पर कोट करेंगे, उसके इर्द गिर्द करेंगे। मार्केट रेट पर आएंगे तो फिर भ्रष्टाचार कैसे पनपेगा, और ये अपने लोगों को कैसे लाभान्वित करेंगे। इसलिए नए लोगों को इस सिस्टम में आने नहीं दे रहे हैं। ऐसी पॉलिसी बना दी है कि गिन चुन के वही 3 से 4 लोगों का कॉर्पस ही इसमें आ पाएगा, और वो लोग अपने मनमाने दाम पर ले लेंगे। अब ये बताइए, अगर सरकार को किसी जमीन के 1000 करोड़ मिल जाए तो वो उसको क्यों 80 करोड़ में दे रही हो, क्यों दे रहे? ये तो बहुत बड़ा ईडी और ईओडब्ल्यू का केस है, जहां ईडी ये कांग्रेस के लोगों के यहाँ भेजते हैं, एक बार ईडी इनके घर पे घूम के चली जाएगी तो जितने बड़े केस पूरे देश में नहीं मिल रहे उतने अकेले रीवा में ही देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कई बेशकीमती जमीनें हैं, और मैं समझता हूं ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और मैंने संक्षिप्त में रख, क्योंकि आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, आपसे संवाद हो रहा है, मैंने संक्षिप्त में जो जो विषय थे उनको रखा है। इसके बाद यदि कोई और हमारे साथी कुछ कहना चाहे और कोई ऐसा विषय हो जो मैं, क्या नाम था उसका, वो एक जो काला काला वो शासक था अफ्रीका वगैरह का, अदी अमीन, वो इतना बड़ा मानसिक रोगी था कि वो बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं कराकर अपना हाथ लेता था, राक्षस टाइप का। हमारे यहाँ रीवा जिले में गांवों में बलात्कार वाले एसपी साहब कहते हैं। आप पूछो कौन एसपी साहब, अच्छा वो वाले एसपी साहब, मतलब अपनी छाप बना लिए। पता नहीं क्या मानसिक बीमारी है कि इस कृत्य में उनको क्या आनंद मिलता है कि
मतलब इसको संरक्षण देना। गुड़ में आपने देखा कि विधायकों के झगड़े में मऊगंज में पार्टी के अंदर लाइन अटैच हो रहे टीआई, इतने बड़े कांड में एक दिखाने के लिए आदमी आप लज्जा के मारे एक सिपाही को लाइन अटैच कर दे, वो भी कांग्रेस पार्टी यहाँ दिवाली नहीं मनाई, इतना बड़ा आंदोलन चला। आप बेशर्मी की हद देखिए, एक आदमी लाइन अटैच नहीं। अभी बाकी सब बातें आ गई, टाइम क्यों खराब करें, बाकी सब बातें आपने कही दी है। अभी आपसे चौथे स्तंभ से ये उम्मीद कर रहे थे, मैं तो आपसे उम्मीद नहीं करता। ये अभी बाहर से आए हैं, ये रीवा को कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं रीवा को जानता हूँ। रीवा जिले के पत्रकारों के अंदर अगर ये खुददारी नहीं जागी तो मैं जो बोलने जा रहा हूँ, तो फिर जो उम्मीद किया जाता है वो ठीक बात। यहाँ पर आप सबको मालूम है कि देश में स्वतंत्रता के पहले भारत देश का पहला मान्यता प्राप्त अखबार भारत भ्राता देवरा के कर्नल बलवंत सिंह ने इसी धरती से निकाला था। कर्नल बलवंत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर जब वो छूटते थे तो फिर 1 लेख लिखते थे, फिर वो 1 साल जेल में रहते थे। देश के स्वतंत्र होने के पहले जिसको अंग्रेजों के टाइम में पहली मान्यता मिली थी भारत भ्राता, वो गवर्नमेंट प्रेस में से चालू हुआ। बाद में कालांतर में भारत भ्राता वो चले गए दुनिया से, ये दरबार प्रेस बना, फिर ये गवर्नमेंट प्रेस बना। उस जमीन में वो फल वाले की दुकान खोलना, वो सौंदर्य का माल जरूरी था कि कर्नल बलवंत सिंह की मूर्ति लगाकर पत्रकारों के लिए पत्रकार भवन बनाना जरूरी था। और उसका रेट क्या है? 69 रुपए स्क्वायर फीट। हमने विधानसभा में लगाया ना था, आप लोगों ने सुना है। जो गवर्नमेंट का उत्तर आया है 69 रुपए स्क्वायर फीट, 45,000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन। जब उस जमीन के लिए जहां पत्रकारों का वजूद है, उसके लिए जब पत्रकारों की हमारे आवाज नहीं निकली तो मैं क्या उम्मीद करता। थोड़ा सा कष्ट लग रहा होगा मेरी बात को, लेकिन कभी अपने आप में हाथ रख के मन में पूछिएगा अपने आप से प्रश्न, तो आपको ये जरूर मिलेगी। मालूम में कोई रेट सीलिंग नहीं है, किस तरह से लूट हो रही है। नशा और नशेगत अपराध, जितने देश बर्बाद हुए उनका इतिहास आप पढ़ लीजिए, और जितने देश सुधरे और आज टॉप में हैं उन्होंने सबसे पहले नशे को ही कंट्रोल किया। यहाँ नशेगत अपराध है, लोग बदला लेने के लिए नहीं करते, और रेप के लिए तो आप अखबार उठाकर देखिए ना, दैनिक जागरण फलाने लाइन से सब भरा है, जैसे स्क्रीन आती है। आप कभी 2 साल 3 साल का कलेक्शन कर लीजिए अखबार का, तो आप क्या कहेंगे? इसको कोरेक सिटी कहेंगे, बलात्कार सिटी कहेंगे, क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक वो कौन सा कीड़ा होता है जो जमीन खाता है, क्या नाम? नहीं, उसका एक अंग्रेजी नाम है ना कुछ, एक वो है वो जो जमीन खाता है। कवर भी हमारे यहाँ के नेताजी जमीन खाते हैं। मतलब लोग अगर निमंत्रण में बुलाना चाहे तो दिन में उनको डर लगता है कि सरकारी चुप गई, खत्म हो गई, प्राइवेट में पर्दा लगवा के रात को बुलाते हैं कि दिन में कहीं नजर न पड़ जाए कि ये भी चला जाए। जमीन की मानसिक बीमारी, केवल अपना फायदा। यहाँ कलेक्टर, मुझे शक था, पर मैंने अंदर पता किया, अभी जो आपने परिवहन की लूट बताई, यहाँ किस तरह से बाईपासों में चेक पॉइंट इनको मिल रहा है। ये सोचते हैं कि पूरा रीवा ऐसा जलता है और पूरी संपत्ति इनके हवाले हो जाए, और अधिकारियों का दुरुपयोग, लूटपाट, रेप की घटनाएं। रीवा के लोगों, मैंने जब कहीं बाहर जाओ, खुद को बताओ रीवा के हैं, तो लोग 3 फीट चौंकते हैं, पता नहीं कैसे देखते हैं, अजीब। और इसके बाद भी हम वोट देते हैं, इनकी योग्यता है, ये इनकी एक चीज, एक प्रमाण पत्र तो है इनके पास कि चुनाव तो हम जीत ही लेते, और सही में जनता आखिर मोहर तो लगा ही देती है। एन प्रकार भले ही है चिल्लर फेंके और गठरी लूटने की नीति के तहत चुनाव के समय भले ही सरकारी पैसे से वोट खरीद लें, पर चुनाव तो जीत ही जाते हैं। तो ये सब हमारा दुर्भाग्य है, हम इससे कैसे निपटेंगे, भगवान ही मालिक है। बस ठीक है, प्रयास कर रहे हैं। हमारे उपनेता प्रतिपक्ष जी आए हैं, उन्होंने, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उनको कम से कम रीवा जिले की इतनी जानकारियां उनकी जेहन में हैं। मेरी तो कोई चर्चा नहीं हुई, पर अगर वो इतना जेहन में रखते हैं तो प्रदेश के हर जिले की जानकारियां होंगी। कांग्रेस पार्टी में हमारी सीटें भले कम हैं, पर हमारे जागरूक नेता हैं, हम बधुआ मजदूर नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में विधायकों को रोजगार जैसे लगाया जाता है,
आप देखिए ना, और उनके पास ये रहता है कि तेरे को काम दे दिया ना, चुप मुंह बंद, अगर बोलेगा तो बाहर करके दूसरे को नंबर दे। और बाकी हर जिले में एक मठाधीश बैठे हैं, और यहाँ के तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुख्यमंत्री है ही नहीं। वो यहाँ पर इस बार तो और गजब हो गया, इस बार 4-5 मुख्यमंत्री जो अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री बने। ये बड़ा दुर्भाग्य। बस मैं इतनी बात। पटवारी के लिए लेटर लिख रहे हैं, पटवारी धन्यवाद। जो आप लोगों ने अभी बात की, संक्षिप्त में आपने सब कुछ बताया कि रेप हो रहे हैं, गुड़ गैंग रेप हुआ, साथ में संजय गांधी में भी आपने गैंग रेप की घटना को बताया। संजय गांधी की जो गैंग रेप की घटना हुई उसे मीडिया ने उजागर किया था, पर सवाल ये है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी की जो बेस है वही नहीं बन पाती, तो विपक्ष की भूमिका क्या है? मैं इसके लिए पहले ही मीडिया को धन्यवाद दे चुका हूं। मैंने आते ही शुरुआत में ही आपकी प्रशंसा करते हुए कहा था, आपने इस विषय को और ऐसे अनेकों विषय को उठाया है। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की आप बात करें, उसकी आवाज़ को उठाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि निरंतर भोपाल में भी आवाज़ उठाई जाती है, सदन के अंदर सदन के बाहर भी उठाई जाती है। नर्सिंग घोटाला हुआ था तो रीवा के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम है, और यहीं का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अपात्र पाया गया था उन्हीं की संस्थाओं के इंस्पेक्शन में। हमने इसको पूरी ताकत से उठाया। अब ये और बात है कि भोपाल की खबर यहाँ कितनी पहुंचती है और कितनी छपती है, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु कोई भी ऐसा विषय है जो रीवा विंध्य से संबंधित बड़ा विषय है, उसको पूरी ताकत से हम और हमारे सभी नेतागण हर मोर्चे पर उठा रहे हैं, समय समय पर उठा रहे हैं। आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कब कब किन किन विषयों को उठाया है, और आने वाले समय में की बात को उन्होंने उठाया। यहाँ की कांग्रेस ने क्या विरोध किया? वहाँ जब पीड़िता के साथ ये कांग्रेस से ही ना बैठी है आपके सामने, जब उसके साथ दुष्कर्म होता है तो उसका जो मेडिकल चेकअप कराया जाता है कहाँ, जिला अस्पताल पे जाया जाता है, जबकि मेडिकल चेकअप कहाँ होना चाहिए, संजय गांधी में खुद होना चाहिए। तो ये जो विषय है, इस विषय को तो कांग्रेस ने उठाया क्यों नहीं और उसका विरोध? इसमें एक बात और है, एक महत्वपूर्ण बात और है, मैं आपको बता दूं, शायद इस पे किसी का ध्यान नहीं गया हो, आप उसको कानून की दृष्टि से देखेंगे, आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये ऐसा केस है जहां एक बच्ची है 13 वर्ष की, या जो भी मतलब नाबालिग की थी, 16 वर्ष की बच्ची है, और यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज मीडिया के पास पहुंचा दिया गया, आप लोगों ने चलाया भी है। आपने कभी किसी जांच में देखा है कि सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाए? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है और केस डायरी का एक गोपनीय अंश होता है। ये कभी भी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो तब तक लीक नहीं किया जा सकता। तो इस पे किसी ने प्रश्न पूछा प्रशासन से कि भाई ये या तो डीन ने लीक करवाया होगा, और या डीन ने दिया होगा पुलिस को, पुलिस ने लीक करवाया होगा? ये सीसीटीवी फुटेज जो एक साक्ष्य का, एक विवेचना का गोपनीय अंश था, ये सार्वजनिक क्यों किया, किसके दबाव में किया, कोई नेता है इसके पीछे, कौन है? एक प्रश्न ये भी उठता है। साथ में इस विषय को उठाने की बात है, तो देखिए इस विषय, क्योंकि संकट तो यह है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि कल जब मैं प्रेस वार्ता का आयोजन करने के लिए बात कर रहा था, तो कल भी एक